हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोशल चेंज और सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये हमेशा समाजशास्त्र की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, इनके बिना कोई भी परीक्षा पूर्ण नहीं होती है। तो इससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस ज़रूर ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में शामिल किया जाता है। ऑप्शंस हैं परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में क्या शामिल किया गया है? तो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों को ही शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन को एक बहाव के रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शंस हैं ऑगस्ट कॉम्टे, हेराक्लिटस, सोरोकिन, या फिर किंग्सले डेविस। तो किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन को एक बहाव के रूप में स्वीकार किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हेराक्लिटस ने बहाव के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन को केवल बौद्धिक परिवर्तन के रूप में किसने स्वीकार किया है? ऑप्शंस हैं कॉम्टे ने, ग्रीन ने, सोरोकिन ने, या फिर इमाइल दुर्खीम ने। तो सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक परिवर्तन के रूप में किसने माना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑगस्ट कॉम्टे ने। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति होती है। ऑप्शंस हैं निरपेक्ष, सापेक्ष, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन निरपेक्ष होता है या सापेक्ष होता है, इसमें बताना है आपको, या दोनों ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सापेक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T2 - T1 के सूत्र के द्वारा किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है? ऑप्शंस हैं बिल्बर्ट एवं मूरे, समनर एवं केलर, एल्ड्रीज एवं मेरिल, ग्रीन एवं बेटल। तो ये नया क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट ही है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो T2 और T1 सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है बिल्बर्ट एवं मूरे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि प्रगति, प्रक्रिया, विकास, उद्विकास, ये सारे परिवर्तन के प्रकार हैं। तो इसमें से बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसका प्रकार नहीं है। तो प्रगति, विकास, क्रांति, ये सब तो सामाजिक परिवर्तन के प्रकार हैं, लेकिन समन्वय सामाजिक परिवर्तन का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा को ग्रहण किया गया है। ऑप्शंस हैं दर्शन शास्त्र से, प्राणी शास्त्र से, मनोविज्ञान से, या फिर धर्मशास्त्र से। तो किस शास्त्र से या फिर किस परिप्रेक्ष्य से समाजशास्त्र के उद्विकास की अवधारणा को ग्रहण किया गया है? तो उस उद्विकास की सबसे पहले बात कौन करता है? तो चार्ल्स डार्विन करते हैं। लेकिन जो समाजशास्त्र में देखें तो उद्विकास की बात सबसे पहले, या फिर सामाजिक उद्विकास की बात सबसे पहले किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने, और वह प्राणी शास्त्र से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रसार की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? अच्छा, सामाजिक प्रसार से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन तो आता ही है, मेनली नेट के एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। तो सामाजिक प्रसार की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है इसका एवरेट रोजर्स, TH ग्रीन, मार्क्स, या फिर सोरोकिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एवरेट रोजर्स ने सामाजिक प्रसार की अवधारणा सबसे पहले दी थी। नेक्स्ट है,
डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशंस पुस्तक के रचयिता हैं? ऑप्शन है जीएस घुरिये, मैकाइवर, रोजर्स या फिर ऑगस्ट कॉम्टे। तो डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशंस पुस्तक के रचयिता हैं रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो तथा उसके गुणों में भी परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा परिवर्तन है जो एक निश्चित दिशा में होता है, और एक पूछता है कि कौन सा परिवर्तन है जो वांछित दिशा में होता है। तो जो निरंतर दिशा में होता है उस परिवर्तन को हम कहते हैं उद्विकास, और जो प्रगति होती है प्रगति, ये वांछित दिशा में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्गन ने सामाजिक परिवर्तन के उद्विकास में निम्नलिखित में से कौन से चरणों का उल्लेख किया है? ऑप्शंस हैं असभ्य या जंगली, बर्बर या सभ्य। मॉर्गन का ये क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है और नेट के एग्ज़ाम में तो हर बार ही पूछा जाता है। आसान भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो मॉर्गन ने ये तीनों ही अवस्थाएं सामाजिक परिवर्तन की बताई हैं, असभ्य या जंगली, फिर बर्बर, फिर सभ्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर उद्विकास की विशेषताओं का चयन कीजिए। उद्विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर होता है, बिल्कुल सही है। उद्विकास निरंतर एवं धीमी गति से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं या गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये तीनों ही जो दी गई हैं ऑप्शंस, ये तीनों ही उद्विकास के संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट है, समरेखीय उद्विकास के समर्थक विद्वानों का चयन कीजिए। अच्छा, उद्विकास से समरेखीय उद्विकास में बांटा गया है, चक्रीय में बांटा गया है। तो जो समरेखीय उद्विकास के अंतर्गत आते हैं थिंकर्स, उनके नाम हमें बताना है। ऑप्शन हैं इसके ऑगस्ट कॉम्टे, मॉर्गन, ए और बी दोनों, या फिर जूलियन स्टीवर्ट। तो समरेखीय उद्विकास के समर्थक हैं कॉम्टे और मॉर्गन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवविकासवादी विचारक किस प्रकार के परिवर्तन के पक्षधर हैं? यानी कि जो पहले के विकासवादी थे और जो नवविकासवादी हैं विचारक, तो पहले के जो नवविकासवादी थे वो समरेखीय के समर्थक थे। समरेखीय परिवर्तन यानी कि एक निश्चित रेखा में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद और विचारक आने लगे, कुछ लोगों ने चक्रीय सिद्धांत माना, किसी ने पेंडुलम की सिद्धांत भी किसी को कहते हैं। तो कौन से नवविकासवादी विचारक हैं जो परिवर्तन के पक्षधर हैं? तो ऑप्शन है चक्र की भांति, झूले की भांति, समरेखीय या फिर बहुरेखीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, झूले की भांति। प्रगति को परिभाषित किया जाता है अच्छाई की ओर परिवर्तन से, इच्छानुरूप परिवर्तन से, लक्षण रूप परिवर्तन से, या उपरोक्त सभी और। तो प्रगति को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो प्रगति हमेशा अच्छाई की ओर परिवर्तन ही होती है, और यह उद्विकास तो होता है कि वो एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है, लेकिन प्रगति जो होती है वो इच्छानुरूप परिवर्तन है और लक्ष्य उन्मुख परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए मानवीय सुख को किसने प्रगति का आधार माना है? ऑप्शंस हैं बोगार्डस, डिवाइन, वॉर्ड या फिर टाइलर। तो बढ़ते हुए मानसिक सुख को प्रगति का आधार किसने माना है? तो वो हैं वॉर्ड। वॉर्ड ने कहा कि मानवीय सुख, प्रगति जो है वो बढ़ते हुए मानवीय सुख है। नेक्स्ट है, र्यूटर एवं हंट ने प्रगति के निम्नलिखित आधारों में से किसे प्रगति का आधार माना है? ऑप्शंस हैं अधिक आयु को, मानसिक स्वास्थ्य को, अवकाश के अधिक समय को, या उपरोक्त सभी।
तो र्यूटर एवं हंट ने जो प्रगति की परिभाषा दी है उसे बताना है। तो इन्होंने ये तीनों ही विशेषताएं प्रगति की बताई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हॉबहाउस ने सामाजिक विकास के निम्नलिखित किन मानदंडों की व्याख्या की है? ऑप्शंस हैं मात्रा में वृद्धि, कार्यक्षमता में वृद्धि, स्वतंत्रता और आपसी सहयोग की मात्रा में वृद्धि, या उपरोक्त सभी। तो हॉबहाउस की सामाजिक विकास की विशेषताएं बतानी है या मानदंड कहते हैं उसे। तो हॉबहाउस ने मात्रा में वृद्धि भी बताई है, कार्यक्षमता में वृद्धि भी बताई है और स्वतंत्रता और आपसी सहयोग की मात्रा में वृद्धि भी बताई है, जिससे सामाजिक विकास को हम माप सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या घटित हो सकता है? विघटन, पारिवारिक परिवर्तन, आर्थिक असुरक्षा, या ये सभी। तो क्रांति जब होती है किसी भी समाज में, किसी न किसी चीज़ को लेकर क्रांति होती है, या फिर समाज में जब असंतुष्टि या अराजकता फैल जाती है, तो जन सामान्य जो होते हैं वो क्रांति करते हैं। तो उससे क्या क्या समाज में घटित होता है, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो इससे ये है कि एक तो विघटन भी हो सकता है, पारिवारिक परिवर्तन भी होता है, और आर्थिक असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है क्रांति से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सभी ऑप्शंस क्रांति के परिणाम स्वरूप घटित हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही हो, कुछ अच्छे भी ऑप्शन इसके परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये भी चांस है कि कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी क्रांति के फलस्वरूप हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन को एक माना है? गिलिन एवं मेलिनोव्स्की, किंग्सले डेविस, मैकाइवर तथा पेज, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से विद्वान हैं जो सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन को एक मानते हैं? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। गिलिन तथा मेलिनोव्स्की यह सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन को एक ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन से भिन्न किसने माना? अच्छा देखिए कि इससे पहले जो क्वेश्चन है वो इसको एक ही मानने वाला है, और दूसरा है इनको भिन्न किसने माना है। तो सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन एक दूसरे से मिलते जुलते तो हैं, लेकिन एक नहीं है ये। तो इसके ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, मैकाइवर एंड पेज, कॉम्टे, या फिर हॉबहाउस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैकाइवर तथा पेज ने सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन को भिन्न भिन्न माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण एवं सात्मीकरण को उत्तरदायी माना है? ऑप्शन है थॉमस, मार्क्स, कॉम्टे, या हटिंगटन। तो किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण एवं सात्मीकरण को उत्तरदायी माना है? यानी कि जब अलग अलग संस्कृतियाँ एक दूसरे में मिश्रित हो जाती हैं, या उनका एक दूसरे में सात्मीकरण हो जाता है, या एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को अपना लेती है, तो सामाजिक परिवर्तन उससे होता है। यह मानने वाले कौन से हैं? तो यह मानना है थॉमस साहब का। तो थॉमस जी मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिवेशवादी देशों की स्वतंत्रता के समय विकास के कितने मार्ग थे? ऑप्शंस हैं पूंजीवाद, साम्यवाद, ए और बी दोनों, उदारीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है, उपनिवेशवाद से मुक्ति के समय सोवियत संघ के प्रभाव वाले देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? ऑप्शंस हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी लोकतंत्र, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सोवियत संघ ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसकी कल्पना कार्ल मार्क्स भी अपने वर्गीकरण में करते हैं।
नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण की अवधारणा का प्रचलन कब से माना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रौद्योगिकी विकास के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिकीकरण की अवधारणा कब प्रचलित हुई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रचलित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ऑप्शंस हैं डेविस मैक्लीलैंड, डेनियल लर्नर, टॉलकट पार्सन्स, या इनमें से कोई नहीं? तो द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी बुक के लेखक हैं डेनियल लर्नर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किनका संबंध आधुनिकता संबंधी विचार से है? ऑप्शंस हैं डेनियल लर्नर, डेविड मैक्लीलैंड, या टॉलकट पार्सन्स, या उपरोक्त सभी। तो कौन से विद्वान हैं जो आधुनिकता संबंधी विचार दिया है इन्होंने? तो यह तीनों ही विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपनी विचार दिए हैं आधुनिकता पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं या है? तो ऑप्शंस हैं सामाजिक गत्यात्मकता, संगठन एवं पद में परिवर्तन, सामाजिक विभेदीकरण, या ये सभी। तो सामाजिक गत्यात्मकता की बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज का गत्यात्मक पहलू है। संगठन एवं पद में परिवर्तन, सामाजिक विभेदीकरण, या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित समस्याओं तथा कठिनाइयों में से किसको आधुनिकीकरण की समस्या के रूप में इंगित किया जाता है? यानी आधुनिकीकरण होती है तो समाज में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको बताना है। तो शिक्षित लोगों में निराशा एवं असंतोष उत्पन्न होता है, या फिर संरचनात्मक परिवर्तन असमान होता है, या परंपरागत जीवन शैली के साथ संघर्ष होता है, या उपरोक्त सभी में परिवर्तन या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी समस्याएं हैं जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सामाजिक विकास का कारक नहीं है? ऑप्शंस हैं आविष्कार, औद्योगिकरण, नगरीकरण, या फिर प्रबंधन। तो कौन सा है जो सामाजिक विकास का कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है प्रबंधन। प्रबंधन इसको मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये सामाजिक विकास का कारक नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है। यह उद्गार या विचार किसका है? ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, मैकाइवर एवं पेज, फीचर, या फिर ऑगस्ट कॉम्टे। तो सामाजिक संबंधों की बात कौन करता है? ये इनके की पॉइंट्स हैं। इसको देख के भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है या ये जो विचार या कथन है वो है मैकाइवर एवं पेज का। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। यह कथन किसका है? तो ये भी इसका की पॉइंट है एक, जिसको देखकर हम क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बौद्धिक विकास की बात कौन करता है? वो करते हैं ऑगस्ट कॉम्टे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है यह एक तटस्थ प्रक्रिया है, यह अच्छाई व बुराई को प्रकट नहीं करती है, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है ये दोनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सोरोकिन के अनुसार समाज में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित संस्कृतियों में से किसका योगदान है? तो सोरोकिन का जो क्लासिफिकेशन या सोरोकिन की जो थ्योरी है वो सामाजिक परिवर्तन में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी थ्योरी को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो आपको सोरोकिन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए
निम्नलिखित संस्कृतियों में से किसका योगदान है? कौन से बताते हैं? तो इन्होंने 3 संस्कृतियां बताई जिनको कहते हैं चेतनात्मक संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति या ये सभी। तो इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये तीनों ही संस्कृति। सोरोकिन के जो सामाजिक परिवर्तन का यह सिद्धांत है या इन्होंने 3 संस्कृतियां बताई, इन्हें पेंडुलम का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? पेंडुलम का सिद्धांत, यानी कि इन्होंने इसे समझाया था यहाँ पे ये ऐसे। तो ये एक तरफ इन्होंने रखा था चेतनात्मक संस्कृति को, एक तरफ रखा था इन्होंने भावनात्मक को। भावनात्मक में अभौतिक संस्कृति होती है जो हमारे मूल्य, विचार, प्रथाएं, परंपराएं होती हैं, और चेतनात्मक को होती है जो भौतिक संस्कृति से रिलेटेड होती है। तो कोई भी समाज जो प्रॉपर है, जब प्रॉपर तरीके से ना तो चेतनात्मक संस्कृति पे बेस्ड हो सकता है और कोई भी समाज ना तो भावनात्मक संस्कृति पे, यथा इसलिए ये दोनों संस्कृतियों का मेल जोल रूप होता है, उसे कहते हैं आदर्शात्मक संस्कृति। तो यहाँ पे आदर्शात्मक उन्होंने बताया था बीच में। तो कोई भी समाज इन दोनों के बीच में झूलता रहता है, भावनात्मक और चेतनात्मक दोनों की विशेषताएं होती हैं, इसलिए आदर्शात्मक संस्कृति में आता है और यही इनका सिद्धांत है। नेक्स्ट है, समाज में खाद्य पदार्थों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है, यह किसका कथन है या उद्गार है? ऑप्शंस हैं सैडलर का, माल्थस का, हॉवहाउस का और बेबलन का। ये क्वेश्चन भी आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्थस की एक थ्योरी पूछी जाती है इससे रिलेटेड, या तो इनकी बुक पूछी जाती है या इनके सिद्धांत पूछे जाते हैं, इनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। तो मार्क्स ने बताया था, न्यून जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को बताया था कि जनसंख्या जो होती है वो ज्यामितीय दर से वृद्धि होती है जनसंख्या में, और जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी वृद्धि अंगगणितीय वृद्धि से होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, और जो जनसंख्या बढ़ती है वो 2, 4, 8, 10, 8, 16 ऐसे बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण की अवधारणा को निम्नलिखित अवधारणाओं में से किनके आधार पर परिभाषित किया जाता है? ऑप्शंस हैं उदारीकरण, निजीकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान या ये सभी। तो वैश्वीकरण की अवधारणा में क्या क्या परिभाषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो LPG एक सिद्धांत आया था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं लोकलाइजेशन, तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, बताना है कि किस विद्वान ने ये थ्योरी दी थी। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। ऑप्शंस हैं यूरोपियन कमीशन, इंटरनेशनल सोशियोलॉजी, बेलस्टीन या इसे वॉलेस्टीन कहते हैं, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा लिखने में, वॉलेस्टीन, बेलस्टीन या फिर विश्व बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेलस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर वैश्वीकरण के सर्वाधिक विरोधाभासी पहलू की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं सामाजिक आर्थिक विषमता, असमानता, अन्याय एवं असुरक्षा या ये सभी। तो इसमें से बताना है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप समाज में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं या वैश्वीकरण के विरोधाभासी पहलू क्या क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शंस हैं अंग्रेजों के आगमन से, स्वतंत्रता के तुरंत बाद, 1991 से या GST लागू होने के बाद। तो बताना है कि वैश्वीकरण भारत में कब आया था। तो 1991 में LPG आई, LPG ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आया था। तो 19 इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1991 से। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलुओं की पहचान करें।
ऑप्शंस हैं उद्योग धंधों का विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि, परिवर्तन और संचार के क्षेत्र में प्रगति या उपरोक्त सभी। तो पहले हमने बताया था वैश्वीकरण के विरोधाभासी पहलू, अब सकारात्मक पहलू बताना है कि वैश्वीकरण से क्या क्या अच्छी चीज़ें समाज में होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये तीनों ही परिवर्तन वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप समाज में घटित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक का नाम है जिसमें बताना है सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस हैं पी ए सोरोकिन, बोगार्डस, फीचर या इनमें से कोई नहीं। तो सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी बहुत ही फेमस बुक है, इसके राइटर हैं पी ए सोरोकिन। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति के पद या श्रेणी के एक स्तर से दूसरे स्तर में गति को कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है। ऑप्शन है सोरोकिन, हर्टन, फीचर या फिर बोगार्डस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फीचर। अगला क्वेश्चन है सोरोकिन के अनुसार क्षैतिज गतिशीलता के कौन से स्वरूप हैं। ऑप्शंस हैं प्रजाति, आयु, लिंग, आयु समूह में गतिशीलता, क्षेत्रीय या भूभागीय गतिशीलता, व्यावसायिक गतिशीलता या उपरोक्त सभी। तो क्षैतिज गतिशीलता के स्वरूप बताने हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद में परिवर्तन को किस गतिशीलता की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शंस हैं क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर रेखा या ये सभी। बताना है कि जब व्यक्ति की स्थिति या पद में परिवर्तन होता है तो उसे कौन सी गतिशीलता कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लंबवत गतिशीलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन से संबंधित विद्वान हैं। ऑप्शंस हैं लिपसेट, रीजले, डॉक्टर धम्बी भारती या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी विद्वान सामाजिक गतिशीलता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सामाजिक गतिशीलता का सर्वाधिक अध्ययन किसने किया। ऑप्शंस हैं श्रीनिवास, गोल्डथोरपे, बर्टेंड या फिर हाईमैन। तो सामाजिक गतिशीलता का भारत में सर्वाधिक अध्ययन करने वाले विद्वान हैं एम.एन. श्रीनिवास। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन है इसके क्रांति का जन्म सामाजिक असंतोष के कारण होता है, क्रांति लाभदायक भी हो सकती है और हानिप्रद भी, क्रांति का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर न समाज व्यवस्था की स्थापना करना होता है न ही उसमें सुधार। और नेक्स्ट लास्ट है क्रांति एक ऐसा परिवर्तन है जो निरंतर होता है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन डी, क्रांति निरंतर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। ऑप्शंस है सामाजिक परिवर्तन की प्रगति व्यक्तिक है, सामाजिक परिवर्तन असंभावी एवं स्वाभाविक है, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, या फिर सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है, या सामाजिक परिवर्तन का संबंध संख्यात्मक परिवर्तनों से है। तो नीचे दिए गए कूट हैं जिसमें से मैच करना है कि कौन से ऑप्शन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2, 3 और 4 राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। तो युग्म है, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। आर.के. मर्टन का संदर्भ समूह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेडक्लिफ ब्राउन ने 4 प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं नहीं दी थी। तो 4 प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं किसने दी थी। ये दी थी पार्सन्स ने, उन्होंने AGI मॉडल दिया था, उसे ही हम प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं कहते हैं। तो ये सही नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है जाति और वर्ग के मुख्य भेद यह हैं कि इसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जाति वर्गहीन समाज में परिचालित होती है तथा वर्ग जाति विहीन समाज में परिचालित होती है। जाति सदैव समृद्ध होती है जबकि वर्ग सदैव विकृत होता है। जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। जाति के मामले में व्यक्ति को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ती है जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता है। तो बताना है मुख्य भेद क्या है जाति और वर्ग में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा की परिभाषा को निम्नलिखित में से कौन सी सही रूप में वर्णित करता है। ऑप्शंस हैं भौतिक तथा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूहों के मध्य संरचित असमानताएं, विभिन्न निर्जातीय समूहों के मध्य सांस्कृतिक असमानताएं, वृद्धि के संदर्भ में व्यक्तियों के मध्य असमानताएं या सापेक्ष वंचन की जागरूकता। तो 51 क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। परिस्थिति आर्थिक समूह को निर्दिष्ट करता है। वर्ग एवं परिस्थिति के अंतर बताना है। तो वर्ग आर्थिक समूह को निर्दिष्ट करता है। परिस्थिति परिवार की आनुवंशिक श्रेणिकता को वर्ग उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से संबद्ध है और परिस्थिति जीवन शैली से वर्ग व्यक्तिगत शक्ति के अधिग्रहण को निर्दिष्ट करता है और परिस्थिति व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों को वर्ग राजनीतिक शक्ति के अधिग्रहण को निर्दिष्ट करता है। परिस्थिति सामाजिक शक्ति के अर्जित करने को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। वर्ग और परिस्थिति में मुख्य अंतर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। वर्ग आर्थिक समूह को निर्दिष्ट करता है और परिस्थिति परिवार की आनुवंशिक अधिश्रेणिकता को। तो ओके फ्रेंड्स, आज के कुछ क्वेश्चंस थे सोशल मोबिलिटी एवं सोशल चेंज से रिलेटेड। इसमें जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम कल कराएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।